आज की इस लेक्चर में हम लोग मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये सिविल सर्विसेज के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, स्टेट सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अगर गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो रहा है, अगर आप वनडे लेवल की परीक्षा में भी बैठ रहे हैं, तो भी फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पूछा जाता है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। लेकिन अगर देखिए, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में, अगर सरकार पर, उसकी शक्तियों पर सीमाएं ना हो, अगर लोकतंत्र में सरकार के जो विभिन्न प्रकार की अथॉरिटी है, अगर उसे किसी के माध्यम से लिमिट ना किया जाए, अगर यह सुनिश्चित ना हो कि सरकार किस सीमा तक अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी और किस सीमा के बाहर जाना अलाउड नहीं है, अगर यह ना स्पष्ट हो कि सरकार क्या नहीं कर सकती, तो ऐसे में जो शक्तियां हैं वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर नोटिफिकेशन, अगर हम देखें तो किसी भी तौर पर सरकार को लिमिटेड होना चाहिए, सरकार की शक्तियों को लिमिटेड होना चाहिए। और ये लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। और मौलिक अधिकार एक ऐसा फिनोमेना है जो सरकार की इस निरंकुश शक्तियों पर एक सीमा आरोपित करता है। सरकार को किस लिमिट तक जाना है और क्या क्या सरकार नहीं कर सकती अपनी शक्तियों के प्रयोग से, यह स्पष्ट किया जाता है। इसका मतलब मौलिक अधिकार व्यक्ति के शासन के बजाय कानून के शासन की स्थापना पर बल देता है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी दर्शाता है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सब बिना मौलिक अधिकारों के संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों का भारत में और भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है और ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। तो फंडामेंटल राइट को पढ़ने के लिए हमें इसमें दो चीज देखना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन किन किन चीजों पे आता है? अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो मेंस में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर प्रीलिम्स के लिए जाए तो प्रीलिम्स में तो हर साल क्वेश्चन आता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर हम वनडे एग्जामिनेशंस को देखें या जो सरकार के अन्य डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं, वहां पर भी इनकी आर्टिकल से या इनसे जुड़े हुए किसी केस से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर आप जुडिशरी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं फिर तो 8-10 क्वेश्चन आपको यहां से आने ही आने हैं। लेटेस्ट केसेस, सरकार के जजमेंट, इन सबसे हमेशा लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं फंडामेंटल राइट में। एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी संवैधानिक प्रावधानों से क्वेश्चन बनते हैं। संवैधानिक प्रावधान जो कि अगर ऐसे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में मौलिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए। आगे के करके हम देखते हैं इसमें। दूसरा, मौलिक अधिकारों पर जो सेकेंड लेवल के प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं इनके फीचर्स से। फीचर्स या फीचर के साथ एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस, यानी कि
फीचर्स, लिमिटेशंस, एक्सेप्शन से प्रश्न आते हैं और सिविल में तो कॉमन है, आता ही रहता है। तीसरा, इससे जुड़े हुए केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। सिविल सर्विसेज में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फंडामेंटल राइट। वास्तव में फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो कि डीपीएसपी यानी कि सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। वहां पे एक्सेप्शंस को देखे जाते हैं, आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। अभी हम ये जाने कि फंडामेंटल राइट में हमें इन सेगमेंट से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आते हैं, वो हमको करने हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि राइट्स या फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि राइट्स क्या हैं, फिर आएंगे फंडामेंटल राइट्स पर। राइट्स क्या है? एक्चुअली राइट्स व्यक्ति के लेजिटिमेट क्लेम होते हैं। ये क्या है? दे आर द क्लेम्स। और ये क्लेम्स इसे समटाइम्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जाता है। अपॉर्चुनिटी भी देखा जाता है, ये अवसर भी है, ये अधिकार जो है अवसर के रूप में मिलते हैं। कैसे? लॉ के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, रिलीजन के, सोसाइटी से। हमारे लेजिटिमेट क्लेम्स जो एक्सेप्टेड हो लॉ, सोसाइटी, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे लेजिटिमेट क्लेम जिनको मान्यता मिली हुई है कानून में, समाज से, धर्म में या संविधान में, या ये ऐसे अवसर जो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ने, या इसे अपॉर्चुनिटी या प्रिविलेज भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, रिलीजन है, ये स्वयं प्रोवाइड करता हो ड्यू टू योर डेजिग्नेशन, ड्यू टू योर एनी काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर ये आपको प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटी खुद कानून प्रोवाइड कर रहा है तो आपका अधिकार बन जाता है। तो इस प्रकार अधिकार क्या है? अधिकार हमारे लेजिटिमेट क्लेम्स हैं। ये जो लेजिटिमेट क्लेम्स हैं हमारे, इनको हम एक तरीके से देख सकते हैं कि अगर इस लेजिटिमेट क्लेम किसके बारे में, यानी कि हर एक व्यक्ति, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हें डेवलपमेंट के लिए कुछ अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी या कुछ प्रिविलेज अनिवार्य होता है। अगर वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार लोग जो दावे करते हैं, उनके दावों को जब स्वीकार कर लिया जाता है तो उनका अधिकार बन जाता है। तो इस प्रकार दावे और अवसर ये जब लॉ के थ्रू एक्सेप्ट हो जाते हैं या फिर इसे संविधान से मान्यता मिल जाती है या संविधान ही इसकी गारंटी दे देता है, तो इसे कहते हैं अधिकार। इस अधिकार को अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया, इस लेजिटिमेट क्लेम को अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ, ये जो फंडामेंटल लॉ है, जो लेजिटिमेट क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर आपके दावों को स्वीकृति प्रदान कर रहा है, इस फंडामेंटल लॉ के द्वारा जिन जिन अवसरों को या दावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, ऐसे हर एक दावे फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। यानी कि ऐसे राइट्स जो कि फंडामेंटल लॉ
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड हैं। यानी स्वयं संविधान के द्वारा गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड राइट्स को फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसे फंडामेंटल राइट कहने का एक कारण यह भी है क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा प्रोवाइडेड है, ये फंडामेंटल लॉ के द्वारा एक्सेप्टेड है। फंडामेंटल लॉ के द्वारा प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड जो आपके राइट्स हैं वही फंडामेंटल राइट होते हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये ओरिजिनल है, यानी इनका उल्लंघन संभव नहीं है। ऐसा हर एक चीज फंडामेंटल माना जाता है जिसका वॉयलेशन पॉसिबल नहीं होता। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता सामान्य परिस्थितियों में, और ये व्यक्ति के ओवरऑल फंडामेंटल डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में फंडामेंटल होते हैं, बेसिक होते हैं। इनके बिना डेवलपमेंट या ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार हैं ऐसे जिन्हें स्वयं देश का मौलिक कानून प्रदान कर रहा है और संरक्षित भी कर रहा है। ये मौलिक अधिकार मौलिक इसलिए हैं क्योंकि इनका उल्लंघन स्टेट भी नहीं कर सकता, यानी कि कानून बनाकर ऑर्डर पास करके इन अधिकारों का उल्लंघन राज्य के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार मौलिक इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के ओवरऑल चहुमुखी विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट में फंडामेंटल है, बेस हैं, मूल हैं, उनके बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए इन्हें फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल जो आपके अधिकार हैं उनके रूप में संबोधित किया जाता है। फंडामेंटल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे आते हैं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या हैं? अगर हम फंडामेंटल राइट की विशेषताएं देखें, फंडामेंटल राइट्स, इनकी विशेषताओं में एक खास बात, इनमें खास बात अगर हम देखें तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं क्योंकि संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में प्रोटेक्टेड है, दिया गया है। फंडामेंटल राइट को जस्टिसेबल राइट भी कहते हैं, जस्टिसेबल राइट्स। कहीं कहीं जस्टिफेबल भी मिलता है, आप जस्टिफेबल या जस्टिसेबल किसी नाम से संबोधित कर सकते हैं। ये वाद योग्य अधिकार हैं, यानी थ्रू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इट कैन बी एनफोर्स्ड, यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आदेश जारी करके इनको लागू भी करवा सकता है। कोर्ट अगर सरकार इनको प्रदान नहीं कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर जारी करके कहता प्रदान करो, ऐसा करके उसको एनफोर्स भी करवा सकता है। इस प्रकार जस्टिसेबल का मतलब हुआ, जस्टिसेबल राइट मींस द राइट विच कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय के माध्यम से जिन्हें लागू कराया जा सके। साथ ही साथ ये जो फंडामेंटल राइट है ये अपने आप में कैसा राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन प्रत्येक इंडिविजुअल को प्राप्त है अगेंस्ट द स्टेट, अवेलेबल टू ईच इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है और प्रत्येक इंडिविजुअल को, इसलिए फंडामेंटल राइट को इंडिविजुअल राइट भी कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट इज द इंडिविजुअल राइट, ऐसा भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट
इंडिविजुअल राइट तो है, लेकिन जब पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो तो इनके ऊपर लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। यानी अगर जरूरी हो कॉमन इंटरेस्ट के लिए तो इनके ऊपर कुछ हद तक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, इनको सीमित किया जा सकता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन, लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी imposed। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि चलिए आपको अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार मिला हुआ है। अब आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए पार्टी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं हाई वॉल्यूम में, ढम 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 ढम, और आपके बगल वाले घर में एक बंदा है जिसका दिल ढम 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 कर रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट की बीमारी है। भैया आपको अभिव्यक्त करने बोलने का अधिकार है तो उसको भी तो जिंदा रहने का अधिकार है। आधी रात को 1 बजे डीजे बजा रहे हैं तो आपको अगर एंटरटेनमेंट करने का राइट टू लाइफ है तो भाई उससे भी तो पीसफुली सोकर या अपने शांति का जो मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्वक सोने का जो मौलिक अधिकार है, वो भी तो जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यानी कि बैलेंस बनाना पड़ेगा। यानी कि मौलिक का मतलब क्या है कि आपके मौलिक अधिकार वहां पर खत्म हो जाते हैं जहां से अगले के मौलिक अधिकार प्रारंभ होते हैं। इसीलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है और इसके ऊपर लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इनमें अमेंडमेंट यानी संशोधन भी किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर इनको सीमित भी किया जा सकता है, और अगर सामूहिक हित में है जरूरी तो अपवाद भी इसके क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित यानी एब्सोल्यूट नहीं, दे आर क्वालिफाइड, सशर्त हैं, इनके ऊपर शर्तें आरोपित की जा सकती हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को देखें तो मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, यह बात स्पष्ट है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि संविधान के पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, और चूंकि संविधान में प्रदान किया गया तो इसलिए संवैधानिक अधिकार है। क्लियर? जस्टिसेबल है यानी कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। विधि यानी कि न्यायालय के माध्यम से विधि के अनुसार इसे लागू कराया जा सकता है, इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि प्रत्येक इंडिविजुअल को प्राप्त है ये। जब हम कहते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल को प्राप्त है तो इसका मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हमें भी प्राप्त है, आपको भी प्राप्त है। यानी कि हम उसका इस्तेमाल वहां तक कर पाएंगे जहां तक आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसका मतलब यह है मौलिक अधिकार मैंने कहा एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब यह है कि असीमित नहीं है, इनके ऊपर तार्किक प्रतिबंध वगैरह भी आरोपित किया जा सकता है। मैंने कहा था दे आर अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध ये प्रदान किए गए हैं। राज्य का मतलब राज्य की शक्तियों के विरुद्ध, यानी राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करने पाए, राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, राज्य ऐसा कोई आदेश जारी ना करे जिस आदेश से आपके मौलिक अधिकार
कहीं ना कहीं से खत्म हो रहे हो या मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हो। और इसलिए मौलिक अधिकारों को लेकर यहां पर आपको एक सुरक्षा प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से आपके जीवन को जहां पर बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है, वहीं पर इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करके इसे प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया गया है। और आर्टिकल 32, संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अरे भाई, आपको अधिकार दे दिए गए, लेकिन अगर अधिकार के उल्लंघन होने पर अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की कोई व्यवस्था ना हो, अगर आपको अधिकार दे दिए गए और अगर आपके अधिकार को कोई छीने तो वहां पर कोई अगर आपके पास रेमेडी ना हो, तो ऐसे अधिकार तो यूजलेस है। फिर तो ऐसे अधिकार का होना ना होना दोनों बराबर है। तो बी आर अंबेडकर साहब कहते हैं कि देखिए, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को वास्तविक यानी प्रभावी यानी रियल बनाता है। और आर्टिकल 32 ना हो तो और बाकी जितने फंडामेंटल राइट हैं सब बेकार है। आर्टिकल 32 आपको अपने मौलिक अधिकारों के लागू कराने या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्हें लागू करवाने के लिए आपको अवसर देता है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाएगा। और अगर यह अधिकार ना हो तो फिर बाकी सारे अधिकार यूजलेस हैं, मीनिंगलेस हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बी आर अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा, क्योंकि भैया यही फंडामेंटल राइट है जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को दर्शाता है। और जब फिलॉसफी ही जीरो हो जाएगी तो संविधान तो मर ही जाएगा। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा हमारा वही दर्शन, हमारा विजन, हमारा कॉन्शियसनेस, यही तो हमारी आत्मा होती है। और जिस समय हमारा जीने का उद्देश्य, हमारा दर्शन, हमारी फिलॉसफी खत्म हो गई, आदमी कहते हैं कि इसकी आत्मा मर गई है। लोग कहते हैं तो आदमी इसकी आत्मा मर चुकी। तो आत्मा हमारा कॉन्शियसनेस है, दैट इज फिलॉसफी, दैट अ विजन। और हमारे बी आर अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 32 है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के उस फिलॉसफी को जीवित करता है जो मौलिक अधिकारों में निहित है। और इसलिए ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान का हृदय है, उसकी आत्मा है। और इस प्रकार से मौलिक अधिकारों को न्यायपूर्ण बनाया गया और उसके उल्लंघन की दशा में आपको न्यायालय जाने का अधिकार दिया गया। और इसके कारण आपके ये मौलिक अधिकार वास्तविक अधिकारों में कन्वर्ट होते हैं, प्रभावी बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि संवैधानिक प्रावधान मौलिक अधिकारों क्या है। उसके पहले मैं थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बता दूं। देखिए, अधिकारों की चर्चा पहली बार अगर हम लिखित रूप में देखें तो 1215 के मैग्ना कार्टा में, ब्रिटेन का ये एक मैग्ना कार्टा था, एक चार्टर था, जिसमें पहली बार जो किंग थे उन्होंने लोगों के अधिकारों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी, यानी एक मान्यता प्रदान की। लेकिन अगर वर्तमान आधुनिक परिवेश में मौलिक अधिकारों के जो भारत के संविधान में है, अगर उसकी परिकल्पना को देखें तो बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में इस प्रकार की व्यवस्था है कि रिटन में फंडामेंटल राइट नागरिकों को प्रदान किए गए, उसकी गारंटी दी गई। और ये बिल ऑफ राइट्स एक्चुअली भारत का जैसे संविधान बना है ऐसे बहुत पुराना अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं की गई थी। ऐसा नहीं, देना नहीं चाहते थे, इसलिए चर्चा नहीं की गई कि अगर हमने 10 मौलिक अधिकार बता दिए इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि बाकी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा उनका मानना था कि अगर हमने 4-6 मौलिक अधिकार, 10 मौलिक अधिकार बताए तो इसका मतलब यही मिले हुए हैं, बाकी सब प्राप्त नहीं है। तो इसलिए हम उल्लेख ही ना करें, इसका मतलब सारे प्राप्त हैं, ऐसा मान के चले। लेकिन कुछ ही समय में रियलाइज हो गया कि जब तक रिटन में उसका प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक उसके एनफोर्समेंट में हमेशा ही कंफ्यूजन होगा, हमेशा डिस्प्यूट होगा। शुरुआत में इसको एड ऑन करने के लिए कई सारे अमेंडमेंट्स
अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावित किए गए, लेकिन उनमें से जो 10 अमेंडमेंट थे जिनको मान्यता प्राप्त हुई, उन्हीं 10 अमेंडमेंट को मिलाकर अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स आया। यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट 10 अमेंडमेंट के माध्यम जोड़े गए, इन्हीं को मिलाकर बिल ऑफ राइट्स बना, और उसी बिल ऑफ राइट्स को से इंस्पायर्ड होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को एड ऑन किया। देखिए, हमारे यहां पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि फंडामेंटल राइट पार्शियल है। फंडामेंटल राइट्स पार्शियल राइट्स हैं, दे आर क्वालिफाइड एंड पार्शियल राइट्स। पार्शियल राइट्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि माना गया कि मौलिक अधिकारों में मेनली पॉलिटिकल राइट्स ही दिए गए हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। पार्शियल राइट क्यों? क्योंकि ओनली पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, और सोशल और इकोनॉमिक राइट्स यहां पर नहीं दिए गए, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया गया। इसलिए क्या है ये? इसीलिए ये पार्शियल राइट्स है, इसलिए इनको क्या कहा गया? इनको पार्शियल राइट का नाम दिया गया। ये क्वालिफाइड है, अभी मैंने बताया, क्योंकि असीमित नहीं है, सशर्त है, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, कंडीशंस लगाए जा सकते हैं, लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं, तो कंडीशनल है ये, कंडीशनल, यानी किसी कंडीशन में प्राप्त है, कंडीशन बदलेगा तो लिमिटेशन लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों को हमने कहां से अर्जित किया? मौलिक अधिकारों को हमने बिल ऑफ राइट्स से लिया, बिल ऑफ राइट्स से। हालांकि 1215 का जो मैग्ना कार्टा था वो फंडामेंटल राइट पर पहला रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन ये कहीं से भी अपने आप में लीगल लेजिटिमेट वैलिडिटी या रिटन फॉर्म में गारंटी नहीं माना गया था। वो गारंटी बिल ऑफ राइट्स के रूप में था। मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स से ही हमने लिया है, और ये क्वालिफाइड यानी कि कंडीशनल है, असीमित नहीं है, सशर्त है, और खाली पॉलिटिकल राइट्स को मेनली इंक्लूड करते हैं, यानी कि ये पार्शियल राइट के रूप में भी देखे जाते हैं। प्रश्न मेंस में आता है कि पार्शियल राइट है, क्वालिफाइड राइट है, जस्टिसेबल राइट्स हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, कमेंट करिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप इन डिस्कशन को ध्यान में रखिएगा, इसके आधार पर आप आंसर लिख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स बताए गए थे। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स। ये जो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ये 7 मौलिक अधिकारों में से, और इनका जो उल्लेख था 7 फंडामेंटल राइट का, ये 12 से 35 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 के बीच में बताए गए थे। और ये 12 से 35 के बीच में जो 7 फंडामेंटल राइट थे ना, मैं उनकी बात बताता हूं। पहला राइट था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। पहला राइट समानता का अधिकार था, और समानता का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आप पूछेंगे भाई साहब आर्टिकल 12-13 क्या हुआ? आप तो यहां 12 से 35 लिखे हुए हैं। तो 12 और 13 कोई मौलिक अधिकार नहीं देता है, बल्कि बताता है कि 12 में कि जो मौलिक अधिकार स्टेट के अगेंस्ट आपको मिला हुआ है, वहां स्टेट का मतलब क्या होगा। आर्टिकल 13 बताता है कि भाई देखिए,
आपको स्टेट के विरुद्ध ये प्राप्त है, लेकिन स्टेट के किन किन एक्शन के विरुद्ध प्राप्त है? आखिर कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर, मेथड, लॉज होंगे जिनके अगेंस्ट आपको प्राप्त होगा? और आर्टिकल 12-13 कहीं ना कहीं जो हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं उनको एक वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट अगर पता नहीं स्टेट क्या होगा तो आप कैसे कोर्ट में जाएंगे? आर्टिकल 13 कहता है कि इनके द्वारा किए गए कोई भी दिए गए कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट, कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो नल एंड वॉइड होगा। तो लेकिन अगर ये आर्टिकल 13 ना हो तो कैसे पता चलेगा कि स्टेट के किन चीजों के अगेंस्ट हमको प्राप्त है ना? यानी कि मौलिक अधिकार अगर प्रोटेक्टेड राइट्स हैं तो किससे पता चल रहा है? आर्टिकल 13 से। तो इस प्रकार आर्टिकल 12-13 भी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आर्टिकल 14 से मौलिक अधिकारों का प्रारंभ होता है। लेकिन जो प्रोविजंस हैं मौलिक अधिकारों के, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। दूसरा, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम आता है। तीसरा राइट जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सारे पर प्री का प्रश्न आता है कि समानता के अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में प्रदान किया गया है। बाकी इसमें क्या क्या भी एक एक करके आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 23 से 24 के बीच में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया गया है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए राज्य भारत कैसा है? सेकुलर स्टेट है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था है। और यह कैसे पता चलता है? आर्टिकल 25 से 28 से। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलर स्टेट क्या है? अ सेकुलर स्टेट इज अ स्टेट which does not protect any religion as a religion of the state. A secular state is a state which does not discriminate among the citizens on the ground of religion. A secular state is a state in which the rules, regulation and governance is not been influenced by the religious values and practices. Means the state which provide equal treatment to all the individual belonging any religion. धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के रिलीजन के रूप में प्रोटेक्ट नहीं करता और ना ही धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो भी नहीं है जो अपने शासन में धर्म और धर्म के मूल्यों को महत्व दे, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जो धर्म को अपने शासन में, अपने कानूनों के निर्माण में, अपने विनियमन करने में या शासन को चलाने में धर्म और धर्म के सिद्धांतों को लागू नहीं करता। सभी धर्म के मानने वालों को बराबर समानता के साथ देखता है, समान व्यवहार करता है और सभी धर्मों को समान रूप से महत्व और सम्मान प्रदान करता है। ऐसा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के पालन की आजादी होती है, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जीवन जीने का हक मिलता है और राज्य इस आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव भी नहीं करता। ऐसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसके बारे में प्रावधान है। हालांकि मौलिक अधिकारों में सेकुलर वर्ड जो है वो कहीं दिया नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया।
और साथ ही साथ में ये जो सेकुलर वर्ड था इसे ज्यादा ब्रॉड वैल्यू देते हुए जो हिंदी वर्जन ऑफ द प्रियम्बल था उसमें पंथ निरपेक्षता कह दिया, क्योंकि भारत में तो एक एक धर्म के अंदर कई सारे सेक्ट भी हैं। हिंदू धर्म देखें तो शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, पैशाचिक भी हैं, तांत्रिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे कल्ट हैं। तो हमारा संविधान धर्म के लोगों को स्वतंत्रता नहीं देता है, एक धर्म के अंदर भी अलग अलग विश्वास रखने की मान्यता आपको देता है, स्वतंत्रता आपको देता है। तो इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। इसके अलावा माइनॉरिटीज को भी मौलिक अधिकार अलग से दिए गए हैं, यानी ऐसे लोग जो कल्चर में, अपनी लैंग्वेज में यानी भाषा में माइनॉरिटी की स्थिति में है, या जो धार्मिक तौर पर, लिंग्विस्टिक तौर पर माइनॉरिटी की श्रेणी में आते हैं, उन्हें एजुकेशनल प्रोटेक्शन, उन्हें अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। और इस प्रकार जो अगला फंडामेंटल राइट है यह है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कल्चर, अपनी भाषा, इनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार, अपने एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, ये सब माइनॉरिटीज को मिला हुआ है आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत। अगर जो हम देखें तो छठा राइट जो था दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। 6 राइट जो था संपत्ति का अधिकार था क्यों कह रहा हूं अभी मैं बताता हूं। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल 31 में दिया गया था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में प्रावधान किया गया था। इस संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में दिया गया ये प्रावधान, हालांकि बाद में जब मैं आर्टिकल 31 आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर, लेकिन यहां पर इतना जान लीजिए कि इसे बाद में हटा दिया गया यहां से, और हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा एक लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। और ये लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 300A में इसको यहां से ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि इसके यहां होने से कई सारे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्लान लागू करना डिफिकल्ट हो रहा था, और आए दिन इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, और वो रेस्ट्रिक्शंस ने इसे यूजलेस बना दिया यहां पर। तो इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने के लिए जनता पार्टी सरकार ने इसे लीगल राइट के रूप में मान्यता प्रदान की, और इस लीगल राइट को जो आर्टिकल 300A के अंतर्गत था, इसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट फंडामेंटल राइट था, जिसे हम 7th फंडामेंटल राइट कहते हैं, 7वां मौलिक अधिकार, जो 7th फंडामेंटल राइट है, 7वां, दैट वाज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये आर्टिकल 32 में, और अभी मैंने आपको बताया था कि इसी आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मान्यता दी। संविधान की आत्मा, इसी को उन्होंने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया।
वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने डिस्कस भी किया, क्योंकि इसके बिना कोई भी मौलिक अधिकार रियल नहीं होगा। इसके बिना किसी भी मौलिक अधिकार को वास्तविक मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहां पर आर्टिकल जो 32 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस पार्ट माना जाता है, बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट आर्टिकल का मान्यता मिला हुआ है। तो देखिए, इन 7 मौलिक अधिकारों में से जो ये मौलिक अधिकार था, जिसे हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये पार्ट 3 में नहीं है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रोटेक्टेड अब नहीं है, बल्कि जो संसद लॉ बनाएगा उस लॉ के अंतर्गत उसी की सीमा के भीतर ही आपको यह अधिकार प्राप्त होगा। पहले क्या था, यह आपको मिला हुआ था और पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता था जिससे इससे आपको छीना जा सके। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स की जरूरतें, समाज में जो सोशल इनजस्टिस था उसको दूर करने, जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस था उसको खत्म करके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी था कि इसे थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए। और रैशनलाइज करते करते इसमें इतने सारे प्रतिबंध आरोपित हो गए कि ये अपने आप में यूजलेस हो गया, जिसके कारण बाद में इसको थोड़ा रेलिवेंट बनाने के लिए बाद में क्या किया गया, इसे उठाकर आर्टिकल 300 ए जो पार्ट 12 के 4th चैप्टर में दिया गया है, वहां पर इसको लाकर वहां पर एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 300 ए, और पार्ट 12 में 300 ए जोड़ के वहां पे मौलिक अधिकारों के रूप में तो नहीं, लेकिन हाँ एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट के रूप में रखा गया। लीगल राइट मतलब जिसे लॉ के थ्रू ही प्राप्त किया जा सकता है और लॉ की सीमा के भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए स्टैट्यूट यानी कानून से। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार है। अब यहां आप फिर कहेंगे कि सर आपने पहले बताया कि 12 से 35 तक है, ये तो 32 पे ही आपने खत्म कर दिया लाके। तो चलिए मान लिया 12 13 तो आपने बता दिया कि 12 में तो स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट क्या है, स्टेट जिसके अगेंस्ट आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 13 आपने जरा सा बताया कि भाई इसके माध्यम से ये प्रोटेक्टेड है, यानी कि कोई भी अगर ऑर्डर या आदेश इसको नलीफाई करेगा तो वो जीरो हो जाएगा अपने आप में ही। लेकिन आर्टिकल 33, 34, 35 क्यों नहीं बता रहे हैं आप? तो आर्टिकल 33 और 34 एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं इस मौलिक अधिकार के। उस आर्टिकल 33 में जैसे कहा गया कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स के कोई लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाले पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, पुलिस के लोग, या कम्युनिकेशन में काम करने वाले लोग, इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोग, अगर सेवा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए जरूरी हो तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर इनके मौलिक अधिकारों को लिमिट कर सकता है। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है मणिपुर में, अब वहां दंगे हो, पैरामिलिट्री फोर्स भागने लगे कि राइट टू लाइफ है, अगर हम यहां पे रुकेंगे तो मर जाएंगे, दोनों तरफ युद्ध चल रहा है, गोलाबारी चल रही है और सैनिक भागने लगे। पुलिस कहे नहीं हम रात में 12 बजे नहीं जाएंगे, 12 बजे जाएंगे हमारा सोने का अधिकार खत्म हो जाएगा। वहां पर दंगे हो रहे हम जाएंगे, वो गोली हो सकता है हमको भी लग जाए, हम मर जाए। तो लॉ मेकिंग लोग या लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले लोग जाएं ही ना, कि मौलिक अधिकार है, तो कैसे चलेगा शासन? पता लगे कि नागालैंड में हिंसा हो रही है, वहां पे गया और उसके कहा कि ऑर्डर दिया कमांडर ने कि शूट, और वो कहे नहीं नहीं हम चलाएंगे गोली, तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था कैसे लागू होगा? तो इसलिए जरूरी है कि या कम्युनिकेशन वाले लोग जिनके पास सारी सूचना होती है वो कहें राइट टू एक्सप्रेशन है, हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और इंटेलिजेंस वाले लोग, कम्युनिकेशन लोग सबको चाके मीडिया में और सबको बताएं क्योंकि हमारा तो मौलिक अधिकार। तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? इसीलिए आर्टिकल 33 में कहा गया कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस या फिर किसी तरह से कम्युनिकेशन सेक्टर, इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोगों के कार्य को एफिशिएंट बनाने, इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी हो तो उनके मौलिक अधिकारों को उस सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 33 कहता है। ऐसे आर्टिकल 34 कहता है कि देखिए भारत में कहीं मार्शल लॉ लगा हो, मार्शल लॉ लगा होगा मतलब कि कानून, ऑर्डिनरी कानून नहीं चल रहे हैं, बल्कि वहां पर स्पेशल कानून लागे टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर देयर। सेना ने आकर वहां पर जनरल गवर्नेंस यानी कि सिविल गवर्नेंस संभाला हुआ है,
और जब सेना सिविल गवर्नेंस स्पेशल लॉ के माध्यम से करती है जिसे कहते हैं मार्शल लॉ। और इस दौरान अगर मान लीजिए सेना आई है तो भाई लोगों को पकड़ेगी, धकड़ेगी। सिविल अधिकारी जो हैं, जो सेना के अंडर में काम कर रहे हैं, वो भी पकड़ेंगे, धकड़ेंगे, किसी को दंड देंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे। ऐसा अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पर मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो होगा लोगों का। तो आर्टिकल 34 कहता है, इम्यूनिटी देता है उनको कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के संदर्भ में उन्होंने किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है तो इससे उनको इम्यूनिटी प्राप्त होगा, यानी छूट रहेगा। उनके खिलाफ कोर्ट में जाके नहीं कह सकते हो कि भैया इन्होंने हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया। और आर्टिकल 35 कहता है कि भाई देखो, यूनिवर्सलिटी बनाए रखने के लिए ये जो कानून वगैरह जो पूरे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है लेकिन पूरे देश में एक जैसे हो, इसके लिए जरूरी है कि जो भी लिमिटेशन या एक्सेप्शन या प्रतिबंध लगाने वाला काम होगा वो खाली पार्लियामेंट करेगा। स्टेट यानी कि राज्य की विधानसभाओं या लेजिस्लेचर को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। 33, 34, 35 मैंने अभी इन जनरल बताया, बाद में एक एक आर्टिकल करके अभी हम उठाएंगे तो वहां पर हम बाद में आके इसको डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहां पर यह हमने देख लिया कि संवैधानिक प्रावधानों के अंदर संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इतने मौलिक अधिकार, जिनमें से आज की डेट में 6 मौलिक अधिकार ही हमारे संविधान के द्वारा प्रोवाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। हालांकि इन मौलिक अधिकारों का काफी एक्सपेंशन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में इन अधिकारों की सीमाओं को काफी आगे तक बढ़ाया गया है और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इन अधिकारों को और अधिक प्रोटेक्शन देने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न जजमेंट में मौलिक अधिकारों की ग्रेविटी और उनकी उपयोगिता को अंडरलाइन किया है और साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट और लोगों के अपने हितों और अपने अधिकारों के बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश किया है। आपने देखा होगा कि विभिन्न न्यायिक जजमेंट में आईपीसी के कई सारे सेक्शंस को इलीगल घोषित किए गए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए गए हैं, सिर्फ मौलिक अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। तो अगले सेक्शन में हम लोग इन अधिकारों को एक एक करके देखेंगे, सारे मौलिक अधिकारों को देखेंगे, उन मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जो न्यायालय के जजमेंट है उन पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि आप सिविल सेवा के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और डायमेंशन ब्रॉड होना चाहिए जिससे आप प्रश्न लिख सकें। तो नेक्स्ट क्लास में, अगले वाले सेशन में हम मौलिक अधिकारों के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को देखेंगे और साथ ही साथ जितने सुप्रीम कोर्ट के इसके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं से रिलेटेड उनके बारे में भी देखेंगे। नमस्कार।